हेलो स्नेहा। हेलो मैम। कैसी चल रही तैयारी? सब बढ़िया। अच्छा, बायो पूरी रट ली? हाँ जी। अच्छा, वर्ड बाय वर्ड याद है? हम्म। अच्छा चलो, हमारे व्यूअर्स को ना ये बताओ कि क्या टेक्निक्स यूज करी हैं जिससे कि जैसा बुक में लिखा है वैसा तुमको याद हो गया। सबसे पहले तो आपके बताई हुई एक ट्रिक है जिसमें हम फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहते हैं। उसमें बेसिकली हम एक पहले तो पैरा देखते हैं जो हमें याद करना है। उसकी एकदम से एक तरह से फोटो खींचनी होती है आपको कि उस पेज में कितने पैरा है, उस पैरा में कितनी कितनी लाइंस है, कौन कौन सा डायग्राम है, डायग्राम की सारी डिटेल स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए और कौन सी तरफ है डायग्राम, कुल मिला के एक पेज की हमारे दिमाग में फोटो खींच जाए। इससे रिकॉल में मदद मिल रही है तुमको? हाँ। है ना? इससे बहुत क्विक रिकॉल होता है। जब भी हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो हमने एकदम से इंफॉर्मेशन पे नहीं कूद जाना चाहिए। एटलीस्ट हमने 1 मिनट देना चाहिए उस पेज को, ताकि हम उसको देख सकें। हर एक पेज अपने आप में यूनिक है। अगर हम उसको, उसकी यूनिकनेस को अपने दिमाग में रजिस्टर करेंगे तो जब हम रिकॉल कर रहे होंगे ना तो हमें याद आएगा। देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें ना, तो आप छोटे होंगे, स्कूल में होंगे, तो जब भी आप एग्जाम वगैरह कुछ दे रहे होते हैं और जब आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन याद नहीं आती। वो इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है, किस पेज पे लिखी हुई है, वो याद आता है और वो हमारी मेमोरी को एनहेंस करता है। वो ऑटोमेटिकली सब में थोड़ा थोड़ा होता है, बट अगर हम इसको पॉलिश कर लें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी मेमोरी को बूस्ट कर देगा। बूस्ट कर रहा है ना? चलो, अब मुझे पार्ट 2 लेना है ना हमने, हाँ, किसका? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। चलो, कहाँ तक बता दिया था? मैंने कल कैंसर तक बता दिया था। अच्छा, अब मैं ट्रीटमेंट्स और डिटेक्शन वगैरह। ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कैंसर का डिटेक्शन अगर बहुत अर्ली स्टेट में हो जाए तो हम कैंसर को सक्सेसफुली ट्रीट भी कर सकते हैं। और इसके डिटेक्शन के लिए हम बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी में बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा सस्पेक्टेड टिश्यू होता है उसकी थिन स्लाइस करके हम पहले तो उसको डाई करते हैं, कि स्टेन करते हैं, और उसके बाद उसमें हम उसकी उसके बारे में स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब नॉर्मल सेल्स दिखेंगी हमको तो हमें पता चल जाएगा कि कैंसरस सेल्स है। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती है वो पैथोलॉजिस्ट के थ्रू होती है। इवन जो कैंसर की एंटीजेंस के लिए जो एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी में, वो भी एक तरह से कैंसर के डिटेक्शन में हेल्प करती है। और उसके बाद फिर हमने देखा था जैसे कि ल्यूकेमिया, है ना? कौन सी सेल्स बढ़ जाती हैं ल्यूकेमिया? WBC। WBC का काउंट नंबर जो होता है वो बढ़ जाता है। और जैसे कि रेडियोथेरेपी भी होती है इसमें, रेडियोग्राफी, तो ट्रीटमेंट अभी डिटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं रेडियोग्राफी, है ना? एक्सरेज वगैरह। और रेडियोग्राफी यूज करते हैं, CT यानी कि कंप्यूटेड टोमेटोग्राफी, और MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो CT होता है उसमें हम एक्सरेज का यूज करते हैं और उससे हम बेसिकली 3D डायमेंशन इमेज बना सकते हैं अपने इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की या इंटरनल ऑर्गन्स की। और MRI में हम अपनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं और तब हम पता लगाते हैं कि उसमें फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आए हैं बॉडी में। ये एमआरआई में जो रेडिएशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन आयोनाइजिंग या आयोनाइजिंग? नॉन आयोनाइजिंग। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जैसे एंटीबॉडीज जो बनती है कैंसर के लिए, वो भी डिटेक्शन में हमारी हेल्प करती हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जैसे हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम कई बार तो जैसे कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग्स यूज़ लेते हैं जो कैंसर होता है जिनको। और जैसे रेडियोथेरेपी भी यूज़ की जाती है, इम्यून थेरेपी भी होती है। रेडियोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि जो कैंसर सेल होता है उसको हम बहुत ज़्यादा हाई डोज देते हैं रेडिएशन से ताकि वो मर जाए। पर ये भी ध्यान रखते हैं कि दूसरे बाकी सारे सेल्स में कोई इफेक्ट ना पड़े। और उसके बाद जैसे हमने देखा था कि इसमें जो जिनको कैंसर होता है और वो हाई डोज लेते हैं इन ड्रग्स के, तो उनको हेयर लॉस भी हो जाता है, एनीमिया भी हो जाता है उनको। और उसके बाद फिर हमने इनमें और जैसे कि देखा था कि जिनको कैंसर होता है उनको अल्फा इंटरफेरॉन्स भी दिए जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ताकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे और फिर वो कैंसर से लड़ सके। सही।
उसके बाद हमने ड्रग्स देखे थे। ड्रग्स 4 तरीके के होते हैं, जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर्स, हालुसिनोजेनिक और स्टिमुलेंट और ओपिएट नार्कोटिक्स। तो सबसे पहले हमारे जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करते हैं, रिलैक्स करते हैं बॉडी को। इन्हें एनेस्थीसिया में भी यूज़ किया जाता है। इसमें 2 तरीके के आते हैं, जैसे बार्बिटूरेट्स और बेंजोडियाजेपाइन्स। उसके बाद हमारे जो हेलुसिनोजेनिक होते हैं वो हेलुसिनेशन कॉज जो करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं इंड्यूस स्लीप के लिए भी यूज किए जाते हैं ना, इंसोम्निया वगैरह में। तो जो हमारे हेलुसिनोजेनिक होते हैं वो हेलुसिनेशन भी कॉज करते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ जो प्रेजेंट है ही नहीं पर फिर भी हमें फील होती है, उस चीज़ को हेलुसिनेशंस कहते हैं। और इसमें 4 तरीके के आते हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, कैनाबिनॉइड्स, एलएसडी, फंगल। ये तुम्हारी उम्र के बच्चे हेलुसिनेशन में ही रहते हैं, कोई कोई ही पढ़ता है। चलो आगे। उसके बाद फिर हमने देखा था स्टिमुलेंट का। तो स्टिमुलेंट में कोकीन आता है, एम्फेटामाइन आता है और टोबैको आता है। उसके बाद हमारा ओपिएट नार्कोटिक्स में मॉर्फिन आता है, हीरोइन जिसको हम स्मैक भी कहते हैं। तो फिर हमने देखा था कि जो ओपियोइड्स होते हैं वो ड्रग्स होते हैं, है ना। अब ये हमारे एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनते हैं। इनका केमिकल नेम डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी होता है। इनको हम हीरोइन या फिर स्मैक भी कहते हैं। अब ये हमारे जो पोपी प्लांट्स होते हैं, जिनको हम जैसे कि पेपरवर सोमनीफेरस, उसके लैटेक्स से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसे स्नॉटिंग के थ्रू और इंजेक्शंस के थ्रू लिया जाता है। ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सीएनएस में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, जिनसे ये बाइंड होते हैं और इनसे हेलुसिनेशंस होता है ना। उसके बाद फिर हमने कोका एल्कोलॉइड्स देखा था, जिनको हम कोकीन भी कहते हैं या फिर हम इनको क्रैक भी कहते हैं और कोक भी कहते हैं। तो ये जो होता है ये हमारे प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलते हैं और ये नेटिव होता है साउथ अमेरिका। और इससे भी हेलुसिनेशंस होते हैं, इन्हें भी हम स्नॉटिंग के थ्रू जो है यूज़ करते हैं। और इसे बेसिकली हमारी बॉडी इससे हमारी बॉडी में बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद कैनाबिनॉइड होते हैं, वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं और इसमें क्या होता है कि कैनाबिनॉइड्स में ये कैनबिस सटाइवा प्लांट होता है, उससे निकाला जाता है। और जो फ्लावर का टॉप होता है, लीव्स होता है और रेजिन्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, इनके वेरियस कॉम्पोजिशन से हशीश, चरस, marijuana और गांजा मिलता है हमें। और इसे हम ओरल इंजेक्शन से या इनहेलेशन से लिया जाता है। रिसेप्टर्स मेनली कहाँ होते हैं इसके सीएनएस में। उसके बाद फिर हमने टोबैको का देखा था। तो टोबैको जो होता है वो लोग जो है वो 400 प्लस ईयर से यूज़ कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि टोबैको जो होता है ना, उस टोबैको के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक एल्कलॉइड्स पाया जाता है, जैसे हम निकोटीन कहते हैं, जो हमारे एड्रिनल मेडुलरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हमारे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का रिलीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारा बीपी रेट बढ़ता है और हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। उसके बाद इससे जैसे कि अगर टोबैको को ना चू भी किया जाता है और स्नफ भी किया जाता है और इसे इनहेल भी किया जाता है। तो जैसे इससे लंग कैंसर भी हो जाता है, ओरल कैंसर भी हो जाता है, थ्रोट ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं, या फिर इसे ब्रोंकेट एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है और कोरोनरी हार्ट डिसीज भी हो जाती है और इससे अल्सर भी होता है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें CO2 का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हीमोबाउंडेड ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है हमारी बॉडी में। और फिर हमने देखा था अल्कोहल्स के बारे में। तो अल्कोहल्स को ना कुछ लोग तो अल्कोहल की तरह लेते हैं और कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो अल्कोहल्स को ड्रग्स के साथ भी यूज़ करते हैं। तो अल्कोहल से फैटी लिवर्स हो जाता है ना, या सिरोसिस हो जाता है, जिसमें बेसिकली डैमेज एंड फाइब्रोसिस ऑफ लिवर होता है। और जैसे कि ये हमारे सीएनएस में भी इफेक्ट करता है, मेनली इन द सेरिबेलम, जो कि हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। और हमारे अगर प्रेग्नेंट है वुमेन और वो ले रही है अल्कोहल, तो उसके फीटस में बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ता है। और क्रॉनिक यूज़ करेंगे अगर अल्कोहल का, तो उससे तो फैटी वो हो जाता है,
डैमेज होता है लिवर में। हम्म, और अगर हम जो अल्कोहल के साथ अगर हम वो ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो उससे कोमा हो जाता है और उससे डेथ भी हो जाती है। ये बहुत सीवियर इफेक्ट करते हैं दोनों मिलके। उसके बाद फिर हम्म, उसके बाद हमारा ये इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहलिक यूज इफेक्ट्स बताओ। इफेक्ट्स में हमने देखा था जैसे कि क्या होता है कि इसमें एक तो अगर कोई ले रहा है ड्रग्स वगैरह, तो उनमें क्या क्या वो बिहेवियरल चेंजेस आ जाता है, एग्रेसिवनेस आ जाता है, रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, वायलेंस बढ़ जाता है। और जैसे इसमें ये भी पॉइंट था कि अगर प्रेग्नेंट है वुमेन, तो अगर वो ले रही है तो फीटस में बहुत ज़्यादा डैमेज भी आता है। और जैसे कि सोशल इफेक्ट में देखा जाए तो ये स्टीलिंग भी करते हैं लोग। और जैसे जो अल्कोहल का यूज कर रहे ड्रग्स हैं, बहुत महंगे होते हैं। अब ड्रग्स ले रहे तो कुछ कमाएंगे दमाएंगे है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, चोरी चकारी करनी पड़ेगी। और जो बच्चे जो होते हैं जो ड्रग्स का यूज करते हैं, वो अकेले भी रहना चाहते हैं, डिप्रेशन होते हैं, और माइंड में इफेक्ट पड़ता है। और हाँ, सोच के भी हाइट लिख सकते हो इसमें तो हाइट हमें। भी काफी कम हो जाती है, वो सब। न्यूट्रिशन पे फर्क पड़ेगा। सही है। उसके बाद फिर हमने मिसयूज ऑफ हाँ। ड्रग्स बाय फिर- स्पोर्ट्स पर्सन। फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी मिसयूज करते हैं इनका। जैसे वो लेते हैं इसमें एनाबोलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, या नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक्स वो लेते हैं। तो एनाबोलिक जैसे ये WWF में मार खाने जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो लेके चले जाएंगे तो उनको एहसास कम होगा कि वे पिट रहे हैं। और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स मतलब जो बॉडी वॉडी बनाते हैं, उनके मसल्स वगैरह जल्दी बनने लग जाएंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, वो मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बल्कनेस को बढ़ा देते हैं, और उसके एग्रेसिवनेस को बढ़ा देते हैं। फीमेल्स, मेल्स और एडोलेसेंस में इनका क्या फ़र्क पड़ता है कि जैसे फीमेल और मेल होता है, उसमें दोनों में ही बॉडी एक्नीज, फेस एक्नीज बढ़ जाते हैं, और एग्रेसिवनेस आ जाता है, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। जो मेल्स होता है उसमें फीमेल के कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड का इरेक्ट होना, और जैसे कि इसमें टेस्टिस का साइज छोटा हो जाना, स्पर्म काउंट कम हो जाना, और जैसे कि मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होती है, बॉल्डनेस भी आ जाती है इसके अंदर। और फीमेल में हमने देखा था कि उसमें मैस्कुलिन फीचर्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे डीपनिंग ऑफ वॉइस, और इसमें क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाता है। और जो एडोलेसेंस होते हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, और उसमें भी जैसे बॉडी और जो बॉडी में और फेस में एक्नेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तो बता दिए शायद लक्ष्मी ने ना। प्रिवेंशंस में हमने देखा था कि जैसे एक तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर्स, और अगर आपको जैसे लग रहा है कि आप अल्कोहल ले रहे हो और आप उसे छोड़ना चाहते हो, तो आप अपनी एक्सपर्टीज से मेडिसिनल हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं, और ऑलवेज लुक फॉर डेंजर साइंस एंड इतना ही। हो गया चैप्टर, बढ़िया है। अभी अगला चैप्टर कौन सा करना है हमें? शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, लिविंग वर्ड से, है ना? तो कल से लिविंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हाफ चैप्टर बताना।